राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा जी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद की माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। रायबरेली के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। स्पेशल कोर्ट वाराणसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में योजना की अगली किश्त अक्टूबर या नवंबर 2025 में जारी होने की उम्मीद है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता के संतोष मित्र स्क्वायर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया, जहां इस वर्ष सैन्य थीम पर आधारित ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई गई है। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने कहा कि हालिया हिंसा के बाद लद्दाख के लोगों की पीड़ा और वेदना को देखते हुए भारत सरकार को अपनी अंतरात्मा को जगाना होगा, ताकि वह उनकी जायज मांगों को पूरी तरह से पूरा करे। भारतीय वायु सेना ने अपने प्रसिद्ध मिग-21 लड़ाकू विमान को लगभग 60 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त कर दिया। चंडीगढ़ में आयोजित एक भव्य सेवा मुक्त समारोह के दौरान इसकी अंतिम उड़ान भरी गई, जिससे भारतीय सैन्य विमानन में एक युग का अंत हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के शुभारंभ पर लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। लद्दाख के सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा के बाद यह एक्शन लिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने 26 सितंबर शुक्रवार को 3.96 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति का तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टूडेंट से अपील की है कि वह इस छात्रवृत्ति का उपयोग अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए करें। जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारे देश में तानाशाही चरम पर है। तानाशाही और अहंकार करने वालों का अंत जल्द होगा। दिल्ली नगर निगम की शिक्षा समिति की बैठक शिक्षा समिति के अध्यक्ष योगेश वर्मा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जोनल अधिकारियों और समिति के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में निगम स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यार्थियों की संख्या में इजाफा करने, शिक्षकों की उपस्थिति और रिकॉर्ड प्रबंधन को प्रदर्शी बनाने तथा स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। योगेश वर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रत्येक स्कूल में 2 शिक्षकों की टीम गठित की जाएगी, जो हर शनिवार आसपास के इलाके में जाकर जागरूकता अभियान चलाएगी। अभिभावकों को निगम स्कूलों की सुविधाओं जैसे मिड डे मील, मुफ्त ड्रेस, बैग और अन्य शैक्षणिक लाभों की जानकारी दी जाएगी। इस पहल से अधिक बच्चों का नामांकन सुनिश्चित होगा। बैठक में यह भी पाया गया कि कई स्कूलों में शिक्षकों की कैजुअल लीव और अर्ली लीव का सही रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा है, जिससे सर्विस बुक में गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती रही हैं। इस पर सख्ती दिखाते हुए यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक शिक्षक का सर्विस रिकॉर्ड पूरी तरह से अपडेट और पारदर्शी तरीके से मेंटेन किया जाएगा। इसके अलावा लंबे समय से कुछ जोनों में प्रचलित व्यवस्था हर माह के अंतिम कार्य दिवस पर शिक्षकों को हाफ डे लीव अब पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू की जाएगी। इसका उद्देश्य आगामी माह के पाठ्यक्रम और बच्चों के कार्य की बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना है। 500 करोड़ की संपत्ति किस प्रकार मूल्यहीन हो जाता है जब टीएमसी एक्ट का उल्लंघन कर अवैध निर्माण किया जाता है। यह देखना हो तो एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर के प्लॉट नंबर 2/97 से 2/102 तक के प्लॉट 4316 गज उदाहरण के रूप में उपस्थित हैं। बड़े बड़े दावे करने वाले एमसीडी भवन निर्माण विभाग के जेई, एई, डीसी, यहाँ तक कि डीसी कमिश्नर, मेयर एवं सरकार में अपनी पहुंच रखने वाले सफेद पोश भी अब भागते फिर रहे हैं कि आखिर उनके दावे का क्या होगा जो वे अवैध निर्माण करवाते समय दावे के साथ करते थे कि निर्माण जल्द से जल्द कर लो, सफेदी कर लो, सामान अंदर रख लो। 7 जुलाई को दोबारा सीलिंग हुई थी और अगली तारीख 30 हजारी कोर्ट में 2 दिसंबर की पड़ चुकी है।
त्योहार का समय है और फर्नीचर व्यापारी परेशान हैं। उनका आगे क्या होगा? इस 4316 गज के प्लॉट में 6 प्लॉट हैं। प्लॉट नंबर 97, 98, 99, 100, 101, 102, जिसमें 600 गज के 4, 1000 गज के 1 एवं 916 गज के 1 प्लॉट की रजिस्ट्री है। नियमानुसार इन प्लॉटों पर 60% निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही किया जा सकता था, लेकिन 100% से अधिक भूमि पर निगम के जेई, एई, ईई एवं उन्हें संरक्षित करने वाले सफेद पोशों ने अवैध निर्माण करवाया। आप खुद समझ सकते हैं कि कानून के रक्षकों ने डीएमसी एक्ट का मजाक बिना हरे हरे रसमलाई चाटे तो होने नहीं दिया होगा। इंडिया दर्पण, दैनिक, डीआईडी न्यूज, सर्वधर्म संगम प्रारंभ से निर्माणकर्ताओं को 30 वर्षों से आगाह करता आ रहा है कि रिश्वत खाकर सब चले जाएंगे और सिर्फ कानून के शिकंजे में निर्माणकर्ता फंसेगा और बचाने कोई आगे नहीं आएगा। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट एसोसिएशन की वर्तमान टीम को इंडिया दर्पण दैनिक की यह सोच इतनी नागवार गुजरी कि वह इंडिया दर्पण दैनिक को अपना विरोधी समझने लगा। आज खुद देख लें एसोसिएशन कहां खड़ा है, व्यापारियों की समस्या किस प्रकार उलझी है। नेता मजे में है क्योंकि सत्य के लिए 30 वर्षों से आवाज उठाने वाला ललित सुमन सब कुछ देखने समझने के बाद भी खामोश है, क्योंकि टिम्बर मार्केट एसोसिएशन के कुछ नेता इंडिया दर्पण का हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठवाना नहीं चाहते। फर्नीचर ब्लॉक के कई दुकान की सीलिंग बार बार होती थी, व्यापारियों का शोषण किया जाता था। इंडिया दर्पण ने विरोध किया और सीलिंग खुल गई। नेता भाग खड़े हुए इस सीलिंग कांड के खेल से। इंडिया दर्पण व्यापारियों के साथ था, है, सदैव रहेगा, लेकिन किसी दबाव में कभी नहीं झुकेगा। प्यार, सम्मान के मीठे बोल बोल कर देखें। इंडिया दर्पण सत्यमेव जयते के पथ पर आपके साथ खड़ा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का शुभारंभ किया। नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने बताया कि 75 लाख महिलाएं पहले ही इस पहल से जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि इन सभी महिलाओं के बैंक खातों में एक साथ 10-10 हजार रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने कहा, यह कदम महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़कर उनके सपनों को नई उड़ान देगा। प्रधानमंत्री ने जनधन योजना को इस सफलता की कुंजी बताते हुए कहा कि बैंक खाते, आधार और मोबाइल कनेक्टिविटी के बिना इतनी बड़ी धनराशि सीधे पहुंचना संभव नहीं होता। नवरात्रि के इन पावन दिनों में आज मुझे बिहार की नारी शक्ति के साथ उनकी खुशियों में शामिल होने का अवसर मिला है। नवरात्रि के इस पावन पर्व में आप सबके आशीर्वाद हम सब के लिए एक बहुत बड़ी शक्ति है। मैं आज आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आज से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की जा रही है। इस योजना से अब तक जैसा मुझे बताया गया 75 लाख बहनें जुड़ चुकी हैं। अभी एक साथ इन सभी 75 लाख बहनों के बैंक अकाउंट में 10-10 हजार रुपए भेजे गए हैं। साथियों, जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो मैं बैठे बैठे दो बातों पर सोच रहा था। पहला तो ये कि आज वाकई बिहार की बहनों बेटियों के लिए कितना बड़ा, कितना महत्वपूर्ण ये कदम नीतीश जी की सरकार ने उठाया है। जब कोई बहन या बेटी रोजगार करती है, स्वरोजगार करती है, तो उसके सपनों को नए पंख लग जाते हैं। समाज में उसका सम्मान और बढ़ जाता है। दूसरी बात जो मेरे मन में आई वो ये थी कि अगर हमने 11 साल पहले जब आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में आपकी सेवा के लिए बिठाया तो 11 साल पहले जनधन योजना का संकल्प
अगर हमने न लिया होता, अगर देश ने जनधन योजना के तहत बहनों बेटियों के 30 करोड़ से ज्यादा खाते न खुलवाए होते, इन बैंक खातों को आपके मोबाइल और आधार से न जोड़ा होता, तो क्या आज इतने पैसे हम सीधे आपके बैंक खातों में भेज पाते? ये हो ही नहीं सकता था। और पहले तो एक प्रधानमंत्री कह चुके थे, ये जो आजकल लूट की चर्चा चल रही है ना, पहले एक प्रधानमंत्री ने कहा था, तब तो चारों तरफ उन्हीं का राज चलता था, पंचायत से पार्लियामेंट तक उनका राज था। और वो कहते थे कि दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो सिर्फ 15 पैसा पहुंचता है, 85 पैसे कोई पंजा मार लेता था। आज जो पैसे भेजे जा रहे हैं ना, पूरे 10,000 रुपये आपके खाते में जमा होंगे, 1 रुपया कोई मार नहीं सकता है। ये पैसे जो बीच में लूट जाते थे, आपके साथ कितना बड़ा अन्याय होता। साथियों, एक भाई को खुशी तब मिलती है जब उसकी बहन स्वस्थ हो, बहन खुशहाल हो, बहन का परिवार आर्थिक रूप से मजबूत हो, और इसके लिए वो भाई जो बन पड़ता है वो करता है। आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, बिहार की महिलाओं को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने अपनी हिम्मत और संकल्प से बड़े बड़े बदलाव किए हैं। आपने साबित किया है कि जब महिला आगे बढ़ती है तो पूरा समाज आगे बढ़ता है। मैं एक बार फिर बिहार के लोगों को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। लखनऊ में शारदीय नवरात्र पर आयोजित छात्रवृत्ति वितरण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,96,000 से अधिक विद्यार्थियों को करीब 90 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप ट्रांसफर की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आर्थिक प्रगति की शुरुआत शिक्षा से होती है और सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षा अहम भूमिका निभाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक वंचित वर्गों को 2025-26 में 2,825 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति दी जा चुकी है और छात्रों से अपील की कि इस राशि का उपयोग अपनी पढ़ाई के लिए करें। छात्रवृत्ति वितरण के आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में उपस्थित वहां के सभी प्रधानाचार्यगण, समाज कल्याण विभाग के अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले छात्रवृत्ति वितरण की शुभारंभ के अवसर पर आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। और चूंकि शारदीय नवरात्रि चल रही है और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर जगत जननी मां भगवती की कृपा से आज यह छात्रवृत्ति वितरण का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक छात्र छात्राएं अपना स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। अब इस सिलसिला हमने इसलिए शुरू किया है कि जिससे समय से सभी छात्रों को उसकी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति समय पे प्राप्त हो सके। इसके लिए इसकी शुरुआत करने के लिए मैं स्वयं आज यहाँ पे आपके बीच आया हूँ। इससे भी बड़ी संख्या छात्र छात्राओं की है जिनको ये छात्रवृत्ति मिलनी है, और छात्रवृत्ति भी बिना किसी हस्तक्षेप के प्राप्त होनी है। हमारे कुछ जनपदों में
मुझे शिकायत मिली थी कि अनुसूचित जाति जनजाति से जुड़े हुए छात्रों की छात्रवृत्ति कुछ संस्थाओं ने डाटा अपलोड न करने के कारण वह छात्रवृत्ति उन्हें प्राप्त नहीं हो पाई और डाटा लॉक हो गया। हम आज उस पर निर्णय करने वाले हैं और उन सभी छात्रों को जिनकी संख्या 5 लाख के आसपास है उनको स्कॉलरशिप देने की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके लिए पैसा तैयार कर लिया गया है और मुझे लगता है कि दीपावली के पहले पहले उन छात्रों को भी स्कॉलरशिप जो गत वर्ष की बची हुई थी, और ये केवल न केवल छात्रवृत्ति मिल रही बल्कि जिन लोगों की गलती से वह छात्रवृत्ति नहीं मिली थी उनकी भी जवाबदेही उसमें तय हो रही है। क्योंकि हम लोगों ने एक चीज को देखा है और दुनिया के अंदर भी इन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। खासतौर पर हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि आर्थिक प्रगति का जो पैमाना है वह शिक्षा से शुरू होती है, बेहतर शिक्षा से शुरू होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी शिक्षा की एक बड़ी भूमिका है और दुनिया के अंदर जहां भी वंचित तबका है, जहां भी व्यवस्था से उपेक्षित तबका है, अगर उन्हें विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है तो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है शिक्षा। और शिक्षा में उन वंचितों को स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था के साथ जोड़ करके उत्तम और बेहतरीन शिक्षा के माध्यम से उनके विकास के मार्ग को प्रशस्त करना, उनकी प्रतिभा का लाभ विकास की योजनाओं में लेना, ये दुनिया के अंदर भी है और पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने भारत के अंदर भी देखा है। आप याद करिए, हमारा ही देश है जिसने शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनाया। आरटी के तहत हर छात्र स्कूली शिक्षा प्राप्त कर सके, यह अनिवार्य किया गया। 5 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, अनिवार्य हो। बेटी को स्नातक तक की शिक्षा फ्री में प्राप्त हो, इसके लिए अनेक स्कीम तैयार की गई। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति जिसे प्रधानमंत्री जी ने 2020 में लागू किया, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हर छात्र और छात्रा को स्कूल तक पहुंचाने, इसके लिए उसे सुविधा संपन्न करने और ड्रॉप आउट रेट को न्यूनतम स्तर पर पहुंचा करके शिक्षा को सर्वसमावेशी बना देना, यानी सबके लिए उपलब्ध करवा देना। इसके लिए अलग अलग मॉडल दिए जा रहे हैं। इसके लिए छात्रवृत्ति, प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको ये प्राप्त हो सके, इसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्टिक फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। हैदराबाद में आयोजित प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी प्रवासी बंधुओं को संबोधित करते हुए उन्हें 10 दिसंबर को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक पहल बताते हुए कहा कि इससे दुनिया भर के प्रवासी राजस्थानियों के साथ संबंध और मजबूत होंगे और उनकी विशेषज्ञता से राज्य को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने सराहना की कि प्रवासी राजस्थानियों ने हमेशा प्रदेश के सर्वांगीण विकास में अहम योगदान दिया है और भरोसा जताया कि वे विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आज के इस प्रवासी राजस्थान मीट के इस कार्यक्रम में प्रवासी भाई और बहनों,
सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप हमारे एक निमंत्रण पर पधारे, आप सभी का राजस्थान सरकार की ओर से हार्दिक स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इतना ही आपसे कहूंगा कि पिछले साल दिसंबर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस दौरान मैंने घोषणा की थी कि हर साल हम 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे। लेकिन मैं आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं कि आप कम से कम ये 10 दिसंबर का प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाएंगे तो आपका मन ये भी करेगा कि प्रवासी में भी मैं हिस्सा लेकर के आऊं और मैं मेरे देवी देवताओं को प्रणाम करके भी आऊं। इसलिए मैंने ये रखा कि हर 10 दिसंबर को राजस्थान प्रवासी दिवस मनाएगा। उसमें आप सभी को निमंत्रण देते हुए हम आपको बुलाना चाहेंगे। इसी साल 10 दिसंबर को जयपुर में प्रथम प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी को पीले चावल देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए मैं आया हूं कि आइए, पधारो हमारे देश। आपका राजस्थान स्वागत और अभिनंदन के लिए तैयार है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य देश और दुनिया में मौजूद प्रवासी राजस्थानी समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करना, प्रमुख क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना। आपको ये जानकर खुशी होगी, प्रवासी राजस्थानी दिवस के दौरान शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य, जल संचय जैसे क्षेत्र के लिए विभिन्न सत्रों का भी आयोजन किया जा रहा है ताकि आपकी विशेषता का फायदा आपकी मातृभूमि को मिल सके। इसमें हमने अलग अलग चैप्टर रखे हैं और वो चैप्टर हमने इसलिए अलग अलग रखे हैं कि आपकी रुचि किस में है, आप अपनी रुचि किस में दिखाना चाहते हैं। हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और दूसरा मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान जिस नजरिए से आप देखते हैं वो आपका स्पष्ट है। राजस्थान में बहुत संभावना है, बहुत संभावना है। और संभावना ये है कि आप किसी भी क्षेत्र में राजस्थान के अंदर काम करें। आप जब जाएंगे तो शायद आपको बदला हुआ राजस्थान नजर आएगा। बदला हुआ इसलिए आएगा कि जिसको मरुभूमि कहते हैं आज वो हरियाला राजस्थान है। राजस्थान के जितने भी बांध हैं वो भरे हुए हैं। और सबसे पहले जब हमारी सरकार बनी थी तो हमने पहला जो आवश्यकता थी, हमारे मंत्रिमंडल ने बैठ करके विचार किया कि सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता किस बात की है। तो हमने कहा सबसे पहले राजस्थान में आवश्यकता होगा, आप भी समझते हैं सबसे पहले किस बात की है? पानी की। इसलिए मैं यही कहता हूं कि आपका दिल अभी भी भाई है, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता क्या है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो पानी के लिए काम हुआ है 2 साल के अंदर, वो ऐतिहासिक काम हुआ है। क्योंकि जो हमारी ERCP थी, राम जल सेतु योजना, वो हमारे लगभग 17 जिलों की थी। और आपने देखा कि 17 दिसंबर को उसका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस योजना को पास किया और कल उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया, जो 17 जिलों को राम जल सेतु योजना से पानी मिलेगा। शेखावाटी के मेरे बहुत भाई बहन हैं। शेखावाटी के अंदर पानी की कमी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शेखावाटी के लिए यमुना का जल आ रहा है, उसकी DPR बन रही है। आने वाले समय में शेखावाटी में भी खूब पानी होगा, जिसकी कोई चिंता हमें नहीं रहेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोतिहारी की गांधी मैदान में अपनी पहली बिहार सभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 10 साल में केंद्र सरकार ने कोई विकास नहीं किया और पिछले 3 साल में बिहार में 27 पुल ढह चुके हैं। प्रियंका ने रोजगार और शिक्षा की कमी पर सवाल उठाते हुए सही नेतृत्व चुनने की अपील की। उन्होंने पंचायती राज और नगर निगमों में अति पिछड़े वर्ग के लिए 30% और दलितों के लिए 20% आरक्षण का ऐलान किया।
साथ ही अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम लाने का वादा किया। सब जानते हैं कि चंपारण क्या है। आप यहाँ रहते हैं, आपका अपना स्वाभिमान होना चाहिए, एक आत्मविश्वास होना चाहिए कि यही धरती है जहां से महात्मा गांधी ने इस देश की स्वतंत्रता का संग्राम शुरू किया। इस धरती को पूरा भारत नमन करता है और आज यहाँ खड़े हुए मैं भी नमन करती हूँ, आपको नमन करती हूँ। और ये देश महान क्यों है, इसके लिए बहुत सारी अलग अलग वजह है, लेकिन मुख्य वजह ये है कि इस देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक इस देश के एक एक वासी को, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे सड़क पे कुछ बेचता हो, सबको एक अधिकार मिला और वो अधिकार था अपनी सरकार को चुनने का अधिकार, अपने वोट का अधिकार। इस देश का संविधान कितनी बड़ी चीज है जिसे हमें हिफाजत से रखना पड़ेगा, जिसकी सुरक्षा हम सबके हाथों में है। देखिए, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी गई, ये आपके अधिकारों की लड़ाई थी। और उसके बाद ये लोग कहते हैं ना, भाजपा के नेता, कि 70 सालों में क्या हुआ। कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया, इन अधिकारों को मजबूत बनाया। मैं जवाब देती हूं कि कांग्रेस ने इन अधिकारों को मजबूत बनाया, आपके वोट को मजबूत किया, आपकी शक्ति को मजबूत किया। बड़े बड़े उद्योग बनाए, शिक्षा के संस्थान बनाए। जब कांग्रेस का राज था बिहार में तो कितने बड़े बड़े संस्थान बने। इसीलिए जो कांग्रेस पार्टी आपके लिए इस चुनाव में काम करना चाहती है, चुनाव के बाद अगर सरकार में आती है, उनको समझना बहुत जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है भाई और बहनों, लेकिन असली काम करना आसान नहीं है। और कांग्रेस पार्टी ने आपको ये काम करके दिखाया है। आपको मालूम है कितने बांध, कितने पुल बने थे यहाँ कांग्रेस के जमाने में। और पिछले 3 सालों में आप बता सकते हैं कि बिहार में कितने पुल ढह गए? 27 पुल ढह गए हैं 3 सालों में। 10 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ खोखली बातें की हैं। और आज आप इस परिस्थिति में हैं कि आपको यहाँ रोजगार नहीं मिलता, आपकी शिक्षा के संस्थान नहीं हैं, आपके लिए मौके नहीं हैं। यहाँ की महिलाएं दिन रात काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी कमा नहीं पा रही हैं। तो आप समझिए कि अब अपने जीवन को बनाने का काम करना है। सामाजिक न्याय के अधिकार की बात की मैंने। इसमें पंचायती राज और नगर निगमों में अति पिछड़े वर्ग के लिए 30% आरक्षण और दलित वर्ग के लिए 20% आरक्षण रखा जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग अत्याचार निवारण अधिनियम बनाया जाएगा। निजी शिक्षा के संस्थानों में, मतलब प्राइवेट शिक्षा के संस्थानों में आपके लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण लागू होगा। अब देखिए, मैंने बहुत बातें कर ली, लेकिन बात की निचोड़ ये है कि आप अपनी परिस्थितियों को समझो और सोच समझ के अपना वोट डालो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।